लड़कियों ने भी कितनी कंप्लेंट की इसकी आज। हाँ बिल्कुल। सो नमस्ते विवेक जी, आज एक बहुत ही खूबसूरत मौका है और ज़रूरी मौका है जब मैं आपके साथ फेसबुक पर लाइव हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फेसबुक लाइव होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप पूरी दुनिया के साथ एक साथ कनेक्ट होते हैं, और जिसको जो पूछना हो यहाँ भी लोग पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो बाद में भी सवाल आते रहेंगे आपके पास। और मेरे लिए ख़ास करके मौका है कि मैं इतने सालों से आपको जानता हूँ, आपका एडमायर भी हूँ और एडमायर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक गैप भी है हमारे बीच में जहाँ मैं पूरी तरह से आपसे जुड़ नहीं पाता हूँ। हाँ, वो थोड़ा वैचारिक भी है और मतभेद होना बहुत ज़रूरी बात है। मतभेद तो लोकतंत्र में होना ही चाहिए, दो लोग विचार रख सके, अपना आक्रमण न करें एक दूसरे पर। और आपने देखा होगा आपसे मतभेद होने के बावजूद मैं कभी आक्रामक मुद्रा में एक आध बार मैंने कभी आपकी आलोचना कर दी हो, लेकिन वो ज़रूरी भी है। खैर, बतौर फिल्म मेकर तो आपको जानते हैं लोग, लेकिन इधर पिछले कुछ सालों से आप बतौर कमेंटेटर या टिप्पणीकार कह लें, या कह लें कि इन्फ्लुएंसर के तौर पर थॉट प्रोवोकिंग ट्वीट के वजह से आप काफ़ी चर्चा में हैं। और बहुत ही, मैं बायस कह सकता हूं, लेकिन बहुत ही प्रॉम्प्टली और बहुत ही धारदार तरीके से आप अपनी बात रखते हैं बगैर अपोलोजेटिक होते हुए। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये एक तो पहले फिल्मों पर हम थोड़ी सी बात कर लें, और फिल्मों से भी पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आपके बारे में कम लोग जानते हैं कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप कहाँ से आए और फिल्मों में आए, और फिल्मों से पहले आप एडवर्ल्ड में एक बड़ा नाम थे और काफ़ी एक्टिव और सक्सेसफुल थे। कई सारे लोग तो मजबूरी में दूसरे जॉब में आते हैं, लेकिन आपने बाई चॉइस चीज़ों को बदलने की कोशिश की। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, हम लोग देखिए हैं तो उत्तर प्रदेश के। मेरे पिताजी शाहजहानपुर के हैं, मेरी माँ जो हैं वो इटावा की हैं, थी यानी, अब तो दोनों नहीं है। लेकिन मैं पैदा हुआ ग्वालियर में, और मैं वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद भोपाल में, फिर जबलपुर में मेरे पिताजी कुलपति थे, वाइस चांसलर, तो वहाँ रहा। और फिर वापस भोपाल आया, फिर दिल्ली में पढ़ा, फिर अमेरिका में पढ़ा, फिर दिल्ली आया। तो मैं बहुत ट्रैवल भी किया है। तो मैं कई बार जावेद अख्तर साहब के साथ एक बार बैठा था, तो वो मुझसे कह रहे थे, पता है मियाँ, आपको मेरे में और आपकी एक क्या खास बात जो है कॉमन है, जो अपन दोनों की एक क्वालिटी है। मैंने कहा क्या? कहते थे कि अपन दोनों क्रॉस कल्चरल हैं, और ये एडवांटेज ये बम्बई वाले फिल्म मेकर्स को नहीं है। और वो बात मुझे बहुत समझ में भी आई कि वो एडवांटेज क्या हो जाता है कि जब आप छोटे शहर, अच्छा मैं इटावा है, अब वहाँ हमारे घर के आगे जो गलियाँ, छोटी छोटी सकरी सी गलियाँ हैं, नाले बहते रहते हैं, वहीं कुत्ते, सुअर के बच्चे और गाय भैंस, आदमी के बच्चे उसी नाले में कूद रहे। तो मैंने वो भी देखा है, मैं वहीं बड़ा हुआ हूँ, मैं खुद उन नालों में कूदा हूँ, धक्का मार के यमुना में भी कूदा हूँ, और भोपाल के तालाब में भी किया, और बड़े 5 स्टार के स्विमिंग पूल में भी मैंने तैरा हूँ। तो ये, पर आत्मा जो है मेरी अंदर से, वो अभी भी एक छोटे शहर की है। प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि भाई राजनीति की बात क्यों करते हैं, क्योंकि जनरली जो फिल्म मेकर्स हैं अपनी इंडस्ट्री की, राजनीति की बात नहीं करते हैं। जबकि आप पूरे विश्व में देखें कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो राजनीति की बहुत ज्यादा बात करते हैं, या तो अपनी फिल्मों में करते हैं या फिल्मों के बाहर करते हैं। जी जी। क्योंकि जब आप एक स्टोरी टेलर हैं, आप परसेप्शन है आपके पास, आप दुनिया को एक अपने यूनिक नजर से देखना चाहते हैं, तो आप कहना भी चाहते हैं कि सब क्या गंद मचा रखी है इस दुनिया में। जनरली आप देखेंगे क्रिएटिव लोग, आप भी वही हैं, अपने आप को लिबरेट करना चाहते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि किसी ने मेरे बैकग्राउंड को जानने की कोशिश ही नहीं करी। सब मेरे पीछे जूता लेके, डंडे लेके ऐसे पड़ गए जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो बहुत बड़ा दुनिया का। तो देखिए, मैं किसी लॉबी से दबने और डरने वालों में से हूं नहीं। मैंने तो, आपने देखा होगा, कम से कम 25 बार ट्वीट कर चुका हूँ, आई हैव रिजाइंड फ्रॉम बॉलीवुड। आई हैव रिजाइंड फ्रॉम बॉलीवुड से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं फिल्में बनाने बंद कर दी, लेकिन ये जो पूरा एक माइंड सेट है जो ये मान के चलता है कि अगर आप फिल्म लाइन में हैं तो आप हर किसी को ब्रो बोलेंगे, हर चीज को माइंड ब्लोइंग बोलेंगे, और आप पॉलिटिक्स से कटे फटे रहेंगे, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उस पर कमेंट नहीं करेंगे। तो मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूं नहीं कि मैं डरूं कि आई हैव समथिंग टू लूज। तो आई वुड रादर लूज माई मनी एंड माई करियर, बट आई कांट लूज द पीस ऑफ माई माइंड। तो मैं जब आया सोच के, तो मैंने एडवर्टाइजिंग का जॉब यही सोच के छोड़ा था कि मैं
वो स्टोरीज बताऊंगा जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मुझे एडवर्टाइजिंग में मौका नहीं मिल रहा था। उस चक्कर में फिर वो टेलीविजन चालू हुआ। टेलीविजन में अगर आप मेरे शुरू का काम देखें, लोगों को पता नहीं है ये कहाँ गए, वो था पॉलिटिकल सीरियल, और पहली बार उसमें अर्बन टेररिज्म का कॉन्सेप्ट उठाया था। तो मुझसे लोग कहते थे अर्बन टेररिज्म होता क्या है, तो टेररिज्म लोगों ने सोचा था गुफाओं में होता है। उसमें पल्लवी थी, पल्लवी वॉज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ फोटो जर्नलिस्ट, लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट फोटो जर्नलिस्ट बनी थी उसमें। माधवन को हमने उसमें लॉन्च किया था। माधवन एक यंग लड़का था जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है कंट्री का। आपने कब हिंदुस्तान की किसी फिल्म या टीवी में देखा जहां एक लड़का प्राइम मिनिस्टर बनने की एम्बिशन रखता हो? तो वो सब मैं करता आया हूं टीवी में काफी। लेकिन फीचर फिल्म में क्या हो गया कि मैं कहीं पे फंस गया एक स्कैम में। वो स्कैम ये था, किसी ने बोला अरे आपकी चॉकलेट मैंने देखी है, आपने बनाया था उस पर टीवी पे, उसको फीचर फिल्म बना सकते हैं क्या? और तब मैं एक छोटी फिल्म नसीरुद्दीन शाह और रजित कपूर के साथ साइन की थी। रजित ने मुझे 1 लाख रुपए साइनिंग दिए थे, उससे मैंने पहला लैपटॉप जिंदगी में खरीदा था। और हम एक फिल्म बना रहे थे जो बोफोर्स के ऊपर थी। वो मेरी पहली फिल्म होनी चाहिए थी कायदे से, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं ये बनी। साल कौन सा रहा होगा? ये साल रहा होगा मेरे ख्याल से 2000 की बात रही होगी। और नसीर भाई अभी परसों कुछ दिन पहले यही बात कर रहे थे कि देखो फिल्में कहाँ, कहते हैं मुझे तेरे साथ पॉलिटिकल फिल्म करनी ही थी, ये तय था, इसीलिए फिर से मिले। तो लोगों को ये पता नहीं है। मैं हमेशा पॉलिटिक्स पे लिखता आया हूँ। मैंने दिल्ली में मैं लिखा करता था रेगुलरली, स्टेट्समैन के लिए, पायनियर के लिए। फिर मैं सोसाइटी मैगजीन के लिए मैंने पॉलिटिक्स पे काफ़ी लिखा है। एशियन एज जब नया नया चालू हुआ था तो मैं एक कॉलम उनके लिए लिखा करता था जो पॉलिटिक्स पे था। पर चूंकि लोगों ने मेरे को पहली फिल्म चॉकलेट देखी, तो उनने उससे अपना एक आइडिया बना लिया कि अच्छा ये लड़का तो थ्रिलर बनाएगा। फिर मैंने और चॉकलेट थोड़ा थ्रिलर के साथ साथ बहुत ही अर्बन फिल्म थी, बहुत अर्बन फिल्म थी। मतलब जो हिंदी सिनेमा में उस समय चल भी रहा था उससे भी आगे की फिल्म थी और अलग थी। हाँ, इससे आगे की थी, क्योंकि उस वक्त में हर डायरेक्टर और हर एक्टर जो था वो जो वहाँ की बी ग्रेड फिल्में होती थी उनको कॉपी करके हिंदी में फिल्में बनाया करते थे। अच्छा, ये आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सच कह रहा हूँ, ईश्वर साक्षी है इस बात का। मैंने कम से कम 1.5-2 साल ट्राई किया, ऐसा मुझे एक एक्टर और प्रोड्यूसर नहीं मिला जिसने कहा कि हाँ भाई तुम स्क्रिप्ट सुनाओ। सबने कहा कि किस पे बेस्ड है। आपको याद नहीं होगा उस वक्त में लाइब्रेरीज होती थी, बड़ी फेमस रीड शो लाइब्रेरी थी। तो वो कहता साहब ये फिल्म ले जाइए, क्यों? कहता कि अभी रामू ने 2 दिन पहले देखी, अनुराग कश्यप ले गया था 2 दिन पहले, यही सबसे अधिक चोरी किया करते थे 2 लोग उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि ये अनुराग ले जाता है, ये चोरी करके बनाता है, आप भी ले लो। और सब लोग वही करते थे। जब मैंने जी में ये कहा के बाद दूसरी जब इनिंग्स में आया, तो मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उन सबसे परिचित हैं आप, ये ईशान के पहले की बात है। ईशान के पहले की बात। तो मुझे जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे वहाँ के, जो प्रोग्रामिंग होते, उन्होंने देखो यार मैं स्टोरी तो आप लाओगे, मैं बिलीव नहीं करता हूँ, आप लाओगे मैं सोचूंगा, मेरे लोग सोचेंगे। आप मुझे ये या तो कोई फॉरेन का नॉवल उठा लीजिए या कोई डीवीडी का पीछे का सिनॉप्सिस जो है वो लिख के भेज दो। तो मैंने उनको उठा के 15-20 भेज दिए। क्या था, मैंने एक असिस्टेंट को बोला ये सब कॉपी करके भेज दो। देखिए हम भी यंग थे, पैसा कमाना था, जिंदा रहना मुश्किल था, स्ट्रगल था। आप यकीन नहीं करेंगे कि उनने वो सिनॉप्सिस पढ़ के एक शो मेरे को दिया जिसका नाम, कहले नाम आप ही रखिए इसका, कहले थ्रिलर ले आओ। तो मैंने जितने ये थ्रिलर्स थे उनके दे दिए और मैंने शुरू किया उनके लिए। उसका नाम था सैटरडे सस्पेंस। वो इंडियन टेलीविजन में पहली बार वन ऑफ स्टोरी आई थी। पहले था कि भाई वो 13 एपिसोड के सीरीज आते थे दूरदर्शन में, फिर इन लोगों ने शुरू किया तो 1-1 साल के चला है, हम लोग तारा वारा ये सब। तो वहां से ये शुरू हुआ। बाद में मैं हैंडल ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कितना प्रोड्यूस करूं 1 महीने में। फिर अनुराग बासु, अनुराग कश्यप, ये सब लोग आए, फिर 4-4 डायरेक्टर्स लेके आए हम लोग। उसके बाद एक्सोन, लव स्टोरी, गुब्बारे, ये चारों मैंने बनाए हैं। गुलजार साहब ने जिसके लिए लिखा था गुब्बारे में गाना। तो कहने का मतलब ये है, तो जब चॉकलेट थी तो चॉकलेट ऐसे टीवी में उन्होंने बोला यार एक नई फिल्म आई है यूजुअल सस्पेक्ट, विवेक तू इस पे बना दे कुछ। तो हम गए, 2-3 बार देखी तो फिल्म ही नहीं समझ में आई मेरे को। तो उस वक्त कौन काइजर सोजे हमें यही नहीं पता था। बड़ी बहस होती थी। मैं और राजेश खेरा एक एक्टर है, तो राजेश खेरा तो 4 बार देखी उसने फिल्म, कहता विवेक मुझे आज तक नहीं पता, मैं तेरी भी देख चुका, मुझे नहीं पता दे कौन है। तो कहने लगा नहीं यही फिल्म बनाओ। तो हमने उस पर एक टेली फिल्म बनाई जो हमने स्विट्जरलैंड में शूट की। उसको देख के किसी प्रोड्यूसर ने कहा कि आप इसको फीचर फिल्म बनाओ, और हम तो यही, मैंने कहा मैं बोफोर्स पे फिल्म बना रहा हूँ नसीर भाई के साथ, वो कर लो। नसीर नहीं, मेरे को तो ये बनाओ। और उन्होंने कहा इस फिल्म में किसी भी तरह से अगर आप अरशद वारसी और सुनील शेट्टी को ले लेंगे तो हम फिल्म फाइनेंस कर देंगे। अरशद की कोई एक हिट फिल्म रिलीज हुई थी मुन्ना भाई, और घर में बैठा था, काम नहीं था। और सुनील शेट्टी की भी कोई एक हिट फिल्म आ गई थी रोमांटिक सी कुछ, तो उनको लगा कि ये शायद अच्छे एक्टर। पर वो करते करते उसमें और एक्टर जुड़ते गए, कारवां बन गया। फिर जब वो फिल्म रिलीज हुई तो उसके फ्राइडे को रिलीज हुई चॉकलेट, और मुझे मंडे मॉर्निंग को सुबह 7 बजे रॉनी स्क्रूवाला का फोन आया। और रॉनी हमेशा सुबह फ़ोन करते हैं, अर्ली मॉर्निंग। मैं भी अर्ली मॉर्निंग राइजर हूँ।
तो उन्होंने बोला, मैं जानता नहीं था रॉनी को, कभी मिला ही नहीं था लाइफ में। Okay. तो रॉनी ने बोला कि विवेक कैन वी मीट, तो मैं उनसे मिलने गया। तो उन्होंने बोला भाई आप कोई फिल्म बनाओ। तो मुझे उस वक्त उन्होंने बोला कि आप थ्रिलर बनाइए, थ्रिलर ही बनाओ। मेरे सब दोस्तों ने भी बोला थ्रिलर बनाओ। तो मैंने कहा नहीं, अब थ्रिलर तो हो गई अभी। तो ऐसी बात चल रही थी। तो मैंने उनको बोला, मैं अभी बड़े इंटरेस्टिंग आदमी से मिला था लंदन में, वो अपना क्लब चलाते हैं साउथ हॉल, जो इंडियन लोगों का फुटबॉल क्लब, पर वो 90-99 पाउंड के पीछे बेच रहे हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। तो रॉनी इज अ विजनरी, रॉनी इज जेन्युइन विजनरी। ही सेड इट्स अ गुड सब्जेक्ट, मेक अ फिल्म ऑन दिस, बट मेक अ बिग फिल्म। अब वो हमने बनाई थी बड़ी छोटी सी फिल्म, वो करते करते बड़ी बनती गई, बड़ी बनती गई। फिर मैं तंग आ गया। मैंने कहा मेरे को ये करने तो मैं आया नहीं था बम्बई, चाहे कुछ आए, मैं कुछ और करूंगा, पर ये नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद फिर वहां से कोर्स चेंज हुआ। एक आध हेड स्टोरी वगैरह जो पुरानी पड़ी हुई थी खांचे में, काफी गैप रहा उसमें, 4-5 साल का गैप भी लिया। हाँ, फिर मैंने छोड़ ही दिया इसको। फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैं अपना जो मेरी स्पेशलिटी है, जो मैंने कोई भी दुनिया में सपोर्ट नहीं करे जिसके बल पे खा सकता हूँ, मैं क्रिएटिव थिंकिंग इंडिया में अकेला आदमी हूँ जो पढ़ाता हूँ NIIT IIM ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो वही मैं कर रहा था। लड़कों ने कहा सर एक प्रोजेक्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी बना देते हैं इसके ऊपर, नक्सलिज्म के ऊपर। शायद आप हैदराबाद में जी हाँ, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। जब वो फिल्म मैंने बनाई और जब बन गई तो सब छोड़ छाड़ के भाग गए जो लोग करना चाहते। तो मैं अकेला उसके साथ बैठ गया। इसी ऑफिस में एक दिन बैठा था, मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं पेंटिंग कर रहा था, अकेला था, कोई नहीं था। और जब पेंटिंग खत्म हुई, मैं उसको देख रहा था बैठ के अकेला। तो मैंने कहा यार, ये मैं जब इस शहर में आया था कोई ऐड तो छपा नहीं था कि वांटेड डायरेक्टर्स। मैं तो अपनी स्वेच्छा से, अपनी फ्री विल से आया था। तो क्या सोच के आया था? ये सोच के आया था कि देयर आर सम स्टोरीज आई वांट टू टेल। तो मैंने थिएटर में हमेशा सोशो पॉलिटिकल पे काम किया है, मेरे आर्टिकल सोशो पॉलिटिकल रहे हैं। मैं खुद युवा नेता रहा हूँ अपने कॉलेज के जीवन में, यूनिवर्सिटी में, तो मैं जेल भी गया हूँ। तो मैंने कहा दिस इज माई कॉलिंग। तो मैंने कहा ये जो फिल्म है ये बुद्धा, ये लोगों के लिए फीचर फिल्म है, मेरे लिए कहानी है। तो ये कहानी तो मैं जाके अपने जहाँ पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को वहाँ भी दिखा सकता हूँ, तो ये कहानी तो फैलेगी। तो मैंने सबसे पहले JNU में लिखा कि भाई आप इरा जी हैं वहाँ पे। मैंने कहा कि इसको आप दिखाइए, आपका फिल्म वो है तो कायदे से आपको दिखाना ही चाहिए ये। उन्होंने उसको गोलमोल करके टाल दिया। मैं तब तक लेफ्ट विंग और राइट विंग ज़्यादा उसमें घुसता भी नहीं था। मैं भी वही था कि नहीं, सब सही होना चाहिए, कुछ बैन नहीं होना चाहिए, सारी दुनिया जो है वो टीनेजर की तरह बितानी चाहिए। दैट वाज माय एटीट्यूड। पर जब कहते हैं कि जब आदमी पे खुद अटैक होता है, बचपन से आदमी यही सोच के बड़ा होता है कैंसर तो हमेशा पड़ोसियों के होता है, हमें थोड़ी हो सकता है। जब खुद पे पड़ती है तो सारी आपकी वैल्यू सिस्टम हिल जाती है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि जो मेरी आत्मा है वो अलग तरह की कहानियाँ बोलना चाहती है, और मैं मजबूरी में वो कहानियाँ बता रहा था जो मैं करना नहीं चाहता। और अब मेरी उम्र भी हो गई है, मुझे ऐसे कोई पैसे का शौक भी नहीं, मेरी ज़रूरतें भी बहुत कम है। शराब में पीता नहीं, पार्टी में जाता नहीं, कपड़ों का मुझे कोई शौक नहीं है। तो मेरा अपना खुद का खर्चा कुछ है नहीं, सिगरेट में पीता नहीं, तम्बाकू में खाता नहीं। मैं पैसा कहाँ खर्च करूँ, मेरे को यही समस्या है। तो मैं कमा के क्या करूँगा? तो मैंने कहा कि जो मेरे पास पैसा है वो मैं वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। और तब आप देखें, मेरी जो आप ट्विटर की बात कर रहे थे, मेरी टाइमलाइन जो है वो चालू होती है सन 2014 से। 2014 में हुआ ऐसा कि एक चिट्ठी सब लोग साइन कर रहे थे, एक फैशन सा चला था कि एंटी मोदी एक चिट्ठी साइन करने का। मैं मोदी के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, बहुत नॉलेज नहीं थी मेरी। मुझे पता था 2002 में मुसलमानों को मरवा दिया इनने, और ये तो मास मर्डरर हैं, और ये फैशिस्ट एक संघी लोग हैं, और मैं उस टाइप का था। हार्ड कोर मैं इंदिरा गांधी कांग्रेसी उस जमाने से, पिताजी कांग्रेसी थे, माँ बाप दोनों फ्रीडम फाइटर थे। तो मैं कांग्रेसी नहीं था, पर रियल लेफ्टिस्ट। ऑनेस्टली मैं नक्सल था अपने आप में। आग लगा दो साला, पार्लियामेंट में आग लगा देनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की मेरे को परवाह नहीं थी। मनुवाद भी जला दो, अम्बेडकर भी जला दो, सब कुछ जला दो, एक नई दुनिया की रचना करो। और मैं एक लाइन हमेशा बोलता था, इफ यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग यू हैव टू डिमोलिश द ओल्ड वन। और वो इतना उसका वो था। पर फिर मुझे समझ में आया कि जिसको मैं लेफ्ट समझता था, जिन लोगों से मैं बहुत प्रभावित था, वो तो सब 4-4, 500 करोड़ की कोठियां बना के बैठे हुए हैं। राइट टॉप टू येचुरी से लेकर जो मीडिया में भी जो लोग हैं वो तो सब बैठे हुए हैं। इटावा शहर की लड़की आ गई, पिया वाजपेयी। अरे पिया तो बड़ी होनहार लड़की है। तो मैंने इटावा का नाम रोशन करती है हमेशा, एंड बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है। हेलो पिया, हाउ आर यू? सो तो जब मुझे ये लगा कि ये सोशलिज्म के नाम पे वैसा ही करप्शन चल रहा है जैसा कैपिटलिज्म के नाम पे चल रहा है। और दूसरा मैंने कहा कि मैं ये लेटर जो है ये
क्यों? आई मीन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कौन फैशिस्ट है और कौन है? ये फैशिज्म के कॉन्सेप्ट में मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ, क्योंकि एक समय में था। अब आज कोई बोले कि भाई आज तो राम राज्य आ जाएगा, तो मुझे बेवकूफी की बात लगती है। राम के वक्त में आ सकता था राम राज्य, आज क्यों आएगा भाई? आज आएगा तो मोदी राज्य आएगा या राहुल गांधी राज्य आएगा या कोई और राज्य कोई भी कंटेम्प्रेरी आएगा, येचुरी राज्य आएगा। वो एक नई कल्पना होगी, मैं क्यों पुरानी चीज लेके घूमूं? तो मुझे वहां पे इनकी हिपोक्रेसी समझ में आई। और चूंकि मैं मीडिया में काम करता आया हूँ, मैंने पढ़ाई भी मीडिया में ही की है, इंडियन मैस कम्युनिकेशंस, तो मुझे ये समझ में आया कि ये लोग जर्नलिज्म के नाम पे जो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का है, 1 2 3 4 पिलर्स, ये फोर्थ पिलर ही आपका, हम फोर्थ पिलर ने क्या किया, एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि बाकी तीनों पिलर्स खराब है। वो कहते हैं पार्लियामेंट जो है वो बेकार है क्योंकि वहां पे तो सब फालतू लोग बैठे हैं एमपी। वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव जो है, मिनिस्टर सारे करप्ट है और बर्बाद है। कहते हैं जुडिशरी सारी खराब है। तो ये कैसे? फोर्थ पिलर का ही तो है, ये उन्हीं ने तो क्रिएट किया। तो अगर चारों ही पिलर्स करप्ट हैं डेमोक्रेसी के, तो कैसे हम सरवाइव करेंगे? तब मैंने कहा कि लेट मी डू। फिर वो एक सिलसिला चालू हुआ, फिर लोगों का ध्यान बटा, उन्होंने मेरे आर्टिकल्स पढ़ने सडनली शायद चालू। कई लोगों को ऐसा लगा मैंने 2014 से आर्टिकल लिखने शुरू किए, उनको पता नहीं मैं कई वर्षों से 25 साल से कर रहा हूँ। फिर मैं जो दिल में आया मैं अपना लिखता गया। पर आज प्रॉब्लम ये हो गया है, मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ। 2 सर्कल है, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का। मैं दिखाता भी हूँ कई बार जाके प्रेजेंटेशन। तो समझिए एक लाल और एक वो है। आप लोगों से पूछिए, बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है? तो लोग दिमाग में सोचते हैं कि ये है कुछ जैसा विजुअल। अब उनसे कहिए जिनको लगता है ब्लू सर्कल सबसे बड़ा, हाथ उठाएं। तो कुछ लोग हाथ उठाते हैं। फिर पूछिए आप लाल जिनको बड़ा लगता है वो हाथ उठाएं, फिर वो लोग हाथ उठाते हैं। फिर मैं दोनों को एक के ऊपर रख के उन्हें बताता हूं ये दोनों इक्वल हैं। जब भी किसी से बोला जाएगा कि इनमें से, इन दो में से कोई एक चूज करिए, लोग एक चॉइस बनाएंगे। आज ट्विटर और फेसबुक यहाँ पे क्या हो गया है कि आपको साइड लेना ही पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मीडिया में जाता हूँ कई बार, मुझे जब बाइट्स लिए अभी पिछले 20-25 दिन से बंद कर दिया है पद्मावती के चक्कर में मैंने, पर जब बुलाते हैं वहां बोला जाता है कि भाई आप किस साइड हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई मैं सेंटर में हूं। सेंटर वाले की आज की तारीख में कोई औकात ही नहीं। सेंटर वाले को कोई पूछेगा ही नहीं। तो या तो आप यहां हो यहां हो। तो हम क्या है, मैं बाय इकोनॉमिकली मैं थोड़ा सा राइट ऑफ सेंटर हूं, और कल्चरली मैं बिल्कुल इधर लेफ्ट में आ जाता हूं। है ना भाई? हमारे घर में आधे तो मुस्लिम लोग हैं, हमारी भाइयों की सबकी शादी हुई है, हमारे यहाँ ऑफिस में काम करते हैं, हमें कोई तो कल्चरली मैं बाउंड्री लेस हूँ और इकोनॉमिकली मैं फ्री मार्केट के साथ हूं। तो वहां पे जो है मेरा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है। पर ट्विटर में चूंकि मैं हिपोक्रेट्स इधर भी हैं, हर तरफ हैं, पर मैं इस हिपोक्रेसी पे, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी गुजारी थी, तो मैं उनसे दिल टूटा हुआ था मेरा। तो अब जिस माशूका से दिल टूटा उसकी साइड तो हो ही नहीं सकते, आप चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए मैं सेंटर ऑफ राइट इकोनॉमिक, चूंकि मोदी टॉक्स अ लॉट अबाउट इकोनॉमी, तो मैंने इकोनॉमी पे बहुत बात करनी शुरू की कि व्हाई वी शुड हैव अ फ्री मार्केट इन टुडेज टाइम। तो उस चक्कर में लोगों ने मेरे को लेबल करना चालू किया, राइट। और दूसरा क्या हुआ है, मैंने जब हेट स्टोरी फिल्म बनाई, तो ये जितने लोग मेरे दोस्त थे, सब जो इंडी फिल्म मेकर्स बोलते हैं, सब मेरे घर में आते थे। मैं उनके यहाँ, सब क्लब था हमारा, पार्टियां चलती थी। इन लोगों ने हेट स्टोरी का मजाक ऐसे उड़ाना शुरू किया जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया, मैंने जाके किसी लड़की को मोलेस्ट कर दिया और अब तो इसके पीछे पड़ जाओ। तब मैंने कहा इनसे बड़े हिपोक्रेट्स कौन हो सकते हैं? अगर इन्हीं को सेक्स वर्ड को लेकर टैबू है, इरोटिका जॉनरा, दुनिया के बड़े से बड़े डायरेक्टर्स ने, कालिदास ने इरोटिका लिखा, आप किसकी बात करते हैं, राइट? वर्ल्ड के बड़े से बड़े लोगों ने इरोटिका पे काम किया। अगर ये जो इंडी फिल्म मेकर्स हैं, जिनको कायदे से इरोटिका को इज्जत दिलानी चाहिए इस देश में, अगर वो उसका मजाक उड़ाते हैं, तो मैं आई वॉज वेरी हर्ट। फिल्म जब रिलीज हुई और जब चल गई, तो मैं अपना प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग थी, उसमें गया हुआ था, और वहां सारे कमर्शियल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे, रमेश सिप्पी जी और सारे, यानी जो जिन्हें नंबर गेम वाले हैं। तो जब मैं गया, सब खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे। ये सैटरडे की बात है, फ्राइडे मंडे की, कहने अरे तालियां बजाओ, कांग्रेचुलेशन, इसकी तो भाई फिल्म हिट हो गई। वहां किसी को इससे मतलब नहीं था, फिल्म किस बारे में, क्या उन्हें नंबर से मतलब था। दूसरी तरफ जो सारे दोस्त थे मेरे, उनको ये था कि भाई तुम इरोटिका कैसे बना सकते हो, ये हिट स्टोरी फिल्म कैसे बना सकते हो, इसमें लड़की का क्लीवेज का। देन आई सेड कि 99% ऑफ देम हिपोक्रेट्स। ये लोग आपसे 10 रुपए का काम जो है 1 रुपए में कराते हैं कि मैं छोटी फिल्म बना रहा हूं और हम पैशन है, बिलीव करते हैं, और जहां स्टार मिलता है आपको लात मार के उधर भाग जाते हैं।
मैं इन लोगों के खिलाफ, मेरी सारी लड़ाई इस हिपोक्रेसी के खिलाफ चालू हुई। अब आपको लगता है ये पॉलिटिक्स है, तो यस, आई एम पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स मुझे बहुत पसंद है, मेरा पैशन है। मैं आपको सच बताऊं, मेरा फिल्म से भी ज्यादा पैशन पॉलिटिक्स है। नहीं, लेकिन पूरी बातचीत आपकी देखते हुए एक लॉजिकल तो आप रहते हो, वो उसमें ये नहीं दिखता कि इलॉजिकल जो बाकी भक्त लोग करते हैं। नहीं, मैं किसी का भक्त नहीं, मैं पॉलिटिक्स में किसी को जानता ही नहीं हूँ, पॉलिटिशियन को। तो उस हिसाब से है। लेकिन एक छोटा सा सवाल ये बनता जी। है कि हमेशा आपकी आपत्तियां जो हैं सो लेफ्ट वालों से ही ज्यादा हैं, राइट वालों से थोड़ी कम है। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। क्या है कि ट्विटर में जो है लेफ्ट के लोग हैं ही नहीं अक्सर। हाँ। ट्विटर में जो है, आप बताइए राजीव सरदेसाई कहाँ से लेफ्ट के हैं? जी। नहीं है ना। बरखा दत्त कहाँ से लेफ्ट की? उन्होंने क्या ऐसा काम किया जो लेफ्ट का? वो सिर्फ इसलिए कि वो मोदी के ऑपोजिशन में है, इसलिए उनको लेफ्टिस्ट माना जाता है। नहीं, मैं व्यक्ति की आलोचना की बात नहीं आप देखिए, मैं कभी ये चुरी वाला को गाली नहीं देता हूँ। मैं नहीं। जो सीनियर लेफ्टिस्ट हैं, जो जेन्युइन लेफ्टिस्ट हैं, मैं कभी उनका नाम नहीं लेता। मेरे दिल में सोशलिस्ट लोगों की इज्जत भी बहुत है। जी। मेरा प्रॉब्लम, अब जेएनयू में खड़े होके जब कन्हैया नारे लगाता है, वो लेफ्टिस्ट कहाँ से? ये कहाँ से लेफ्टिस्ट है? आप बताइए, ये लोग कैसे लेफ्टिस्ट है? इनने क्या ऐसा किया लाइफ में? क्या सेक्रीफाइस किया इनने? क्या देश के लिए? क्या आप जिनका नाम लेते हैं, जयप्रकाश नारायण, और जिन लेफ्टिस्ट लोगों का आप नाम लेते हैं, जिनके ऊपर गर्व होना चाहिए इस देश को, उन लोगों ने कितना जीवन को समर्पित किया, कितना त्याग किया, जेलों में रह के आए हैं, एक कुर्ता पजामा लेके चलते थे। ये कर सकते हैं ये लोग? ये कहां से लेफ्टिस्ट है? क्या सोशलिस्ट है? या सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, ये लोग भी दुकान चला रहे हैं, दूसरे भी चला रहे हैं। इनमें और राइट में किसी में नहीं, सिंपल सी बात, जैसे अभी आपने कहा ना कि लेफ्ट कहाँ के लेफ्ट हैं, ऐसे ही लोग राइट में भी हैं। तो होंगे, मुझे उनसे मतलब नहीं है। मुझे उनसे मेरी लड़ाई किसके? देखिए, आपकी लड़ाई महाभारत में आप उतरे तो आप कौरवों को मारने उतरे। हो सकता है पांडव में भी कई लोग खराब हो। बिल्कुल। तो मेरी लड़ाई है जो ये मीडिया जो है, प्राइमरीली जो पॉलिटिकल मीडिया है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है सोसाइटी को, वो उसकी जो हिपोक्रेसी है। ये लोग ये अपना देखिए क्या हुआ है 3-4 साल में इनकी हुई है दुकानें बंद। मैं अभी मिलके भी आया हूँ, 2-4 से रो रहे थे, बड़े परेशान है सर। इनकी दुकानें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। इसको ये लेफ्टिस्ट और सोशलिज्म का जामा पहनाते हैं, खुद को एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। करवा चौथ खराब चीज है, ये सही नहीं है, हिंदुस्तान में ये बुराई है, अमेरिका में ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अमेरिका में कुछ ऐसी, बल्कि इंडिया में ज्यादा फ्रीडम है, बहुत बुरे हाल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पिछले 10 साल से। सारे देशों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है कहीं पे भी। हमारे यहाँ ज्यादा है कि जो गाली देनी है जिसको चाहो गाली दो। मैं यूरोप के कुछ लोगों से मिला अभी, वो कह रहे हैं कि इतनी परेशानी है, हम लोग को जेल हो सकती है कभी भी, अगर हम सरकार की पॉलिसी के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं तो वो जेल भी अपने अभी कम से कम जेल नहीं जा सकते, आप ऐसे उठा के जेल में नहीं डाले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो मैं अमेरिका गया था, मैंने ग्रीन कार्ड है, मैं उसको त्याग करके छोड़ के हिंदुस्तान ये सोच के आया था कि अपना देश कुछ बनाएंगे। तो ये हम सब हैं नेशनलिस्ट देखा जाए कायदे से। तो हमारे अगर माँ बाप जेल गए थे, तो आप लेफ्ट बोलो राइट बोलो, गांधी जी क्या थे? नेशनलिस्ट थे कि नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नेशनलिस्ट थे कि नहीं? बी आर अम्बेडकर नेशनलिस्ट थे कि नहीं? जी। राइट। आप रामधारी सिंह दिनकर को लेफ्टिस्ट मानते हैं आप? रामधारी सिंह ने तो सारी की सारी देशभक्ति की कविताएं लिखी हुई हैं। 14 15 साल जेल किया गया। इस देश में एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, नया टर्म कॉइन किया जा सकता है आपके साथ, मतलब वामपंथी राष्ट्रवाद। हाँ, ये आप मुझे बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल। देखिए, मैं देश के साथ जो प्यार है वो एक भावना है, आप निकाल ही नहीं सकते हो। तो मैं अपनी माँ से भी उतनी प्यार करता हूँ। जी। ठीक है, क्यों आपके साथ मेरे दिल के संबंध बनते हैं? क्योंकि मैं आप समझता हूँ एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। पर ये जो फ्रॉड, एक जो दुकानें चलाने के लिए जब आप एक पॉलिटिकल उसको आइडियलिज्म को यूज करते हैं, जिस दिन मैं भी करने लगूंगा, देखिए जिस दिन मैं भी करने लगूंगा, आप भी मुझे डंडे मारिएगा, गाली मारिएगा। लेकिन आज मैं नहीं करता हूं कि मैं इसलिए दूर रहता हूं पॉलिटिशियन से। मैं किसी पॉलिटिशियन को नहीं जानता हूं, एक को भी नहीं जानता हूं पर्सनली। तो इसलिए मैं जो चाहूं बोल सकता हूं खुल के। प्रॉब्लम ये कि उधर आप ये बताइए कि आज पिछले 20-25 साल में आप देखिए क्या हुआ है। हमारी फिल्मों से आम आदमी गायब, हमारे मीडिया से आम आदमी गायब, हमारे साहित्य से आम आदमी गायब। आज कानपुर, इलाहाबाद, विशाखापट्टनम, वारंगल, गुवाहाटी, यहाँ के किसी व्यक्ति के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। हमने ना फिल्मों में देखा है, ना साहित्य में पढ़ा है, ना उसको हम लोग मीडिया में देखते हैं। कहाँ गया वो कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया? मैं हमेशा कई जगह पे स्पीच देता हूँ, जब फिल्में मैं कहता हूँ आप एक पत्रकार को देखिए हिंदी फिल्मों में और अपने विलन को पढ़िए हिंदी फिल्मों में। पत्रकार हमेशा साइकिल में चला जा रहा है, गर्मी में चप्पल पहने हुए, विलन का पीछा करते हुए, गाड़ी के चेन उतर गई, चढ़ाई, फिर बैठा, फिर चला, हमेशा कष्ट में। उसकी बीवी के पास पैसे नहीं है, उसको देख के चिढ़ती है। ये हमारे यहाँ फिल्में चलता आया। पिछले 10-15 साल में आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, वो जर्नलिस्ट क्या है?
वो जर्नलिस्ट आपको बार में मिलेगा, हीरो के साथ बैठा हुआ, गाड़ियों में घूमता मिलेगा। एक अलग तरह का जर्नलिस्ट हमने बनाया है। आप पीके में भी देखिए ना, जो जर्नलिस्ट लड़की है, जो हीरोइन है, वो क्या है, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है देश के बारे में, कुछ जानती ही नहीं, उसका कपड़े, बातचीत। मैं फिल्म की, आई लव दैट फिल्म, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एकेडमिक बात कर रहा हूँ। मैं आजकल कौन पकड़ के अजय जी गोली मारे, आपने ये बोल दिया राजू की फिल्म के लिए, मेरा अनुष्का से कोई लेना नहीं। पर वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कितना कटाफटा है। क्या ऐसे होते हैं जर्नलिस्ट? तो जो ये 20-20, 40-40 हजार रुपए लड़के लड़कियां धूप में कमा के जर्नलिस्ट लोग काम करते हैं, ये तो प्रेस्टिट्यूट्स या मीडिया ट्रेडर्स नहीं है। इनको बुरा नाम कौन देता है? इनको बुरा नाम देते हैं वो 5-6 करप्ट लोग। तो मेरी लड़ाई उनके साथ है। आपने देखा, मैं फिल्म के बारे में कभी बात ही नहीं करता हूं। मैं फिल्म की इसीलिए बात नहीं करता हूं कि इसके बारे में बात करने वाले लाखों लोग हैं, तो इसलिए मैं, ऐसा लगता है कि मैं पॉलिटिकली वो हूं, पर ऐसा नहीं, मेरे दिल की बात है। मेरे को दुख इस बात का है कि इस देश को लूटा है हमारे ही लोगों ने पिछले 50 सालों में, और इतना लूट लूट के। आप दिल्ली देखिए तो कोठियां, आप यहां जाके घर तो देखिए लोगों के, आप कहीं भी जाइए। महीने में 10-15 स्पीचेस करता हूं और हजार लोगों का क्राउड होता है। मैं एक ही सवाल पूछता हूं कि एक ईमानदार आदमी हिंदुस्तान में अगर इंडस्ट्रियलिस्ट भी है ईमानदारी से, तो वो कितना पैसा कमा सकता है अपने पूरे जीवन काल में? कल्पना करे कोई, पूरे इंडिया में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वो 50-100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा सकता है। मैं पूछता हूं, बताइए, एक जर्नलिस्ट अगर ईमानदार है तो वो कितना कमा सकता है मरते दम, छोड़ के जाए बैंक बैलेंस? लोग कहते हैं 2, 4, 5 करोड़, ज्यादा हो गया तो 10 करोड़ बोलते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं बोलता। अब आप खुद अंदाज लगा लीजिए चोर कौन है। अच्छा, लेकिन जिस ढंग से आप सोच में राजनीतिक हैं पूरी तौर पे, और फिल्में बना रहे हैं आप, भारत में अमूमन देखा गया कि फिल्म मेकर्स और फिल्म बिरादरी राजनीति से थोड़ी दूर ही रहती है और खुद को बचा के रखते हैं। जितना साउथ में है एक्टिव पॉलिटिक्स, खासकर तमिल में, जहाँ रजनीकांत अभी खुद पार्टी लेके आ गए हैं, कमला हसन भी आ गए, कमला हसन भी आ रहे हैं। उत्तर भारत में और खासकर बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कम क्यों रहा है? दूसरा, राजनीतिक सोच की फिल्में क्यों नहीं बन पाती हैं अपने यहाँ? सर, इसका मेरा जो अगर विश्लेषण, चूंकि आप तमाम जॉनर में फिल्में बनाते रहे हैं और 5 फिल्मों में 5 जॉनर आपने इस्तेमाल कर लिया, अब 6ठा आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो इसलिए भी आपसे ये सवाल बनता है। मेरा ऐसा ख्याल है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है, आप देखिए कि बंगाल में भी ये लोग पॉलिटिक्स पे बहुत बात करते हैं। बंगाल में अभी क्या है, इवन वहाँ की फैमिली फिल्मों में भी पॉलिटिक्स, हाँ, पॉलिटिक्स दिखाते हैं, फिल्मों में भी पॉलिटिक्स, इवन फैमिली रिलेशन में भी पॉलिटिक्स दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बॉम्बे हमेशा से कमर्शियल सिटी ऑफ ड्रीम्स रही है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है वो पॉलिटिक्स और दुनिया के मिडिल क्लास वैल्यूज और रिलीजन, इनको छोड़ के ही आता है। सिर्फ 24 घंटे पैसा कमाने के लिए आता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ये है कि मराठी इंडस्ट्री कहाँ है? बम्बई में। गुजराती कहाँ है? गुजरात में। तमिल है तमिलनाडु में। तेलुगु है हैदराबाद में। बंगाली है कलकत्ता में। आसामीज है गुवाहाटी में। जिस प्रांत की भाषा है और उसकी फिल्म इंडस्ट्री, उस जगह पे हरियाणा की हरियाणा में, कश्मीरी कश्मीर में। सिर्फ एकमात्र हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जो कि हिंदी हार्टलैंड में नहीं है। यह है बंबई में। राइट। बंबई का जो हिंदी हार्टलैंड है उससे कुछ लेना देना नहीं। ये एक्चुअली उसके एकदम विपरीत है, उल्टा है उसका। वहां पे बिल्कुल अलग बात है। तो उसके कारण हुआ क्या है कि शुरू में तो ठीक था, पर अब चूंकि कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि जो हिंदी का राइटर है वो वहां से यहाँ आ ही नहीं पाता है। पहले आता था, मुझे पता है ये बात। आप देखिए, राज कपूर हो, गुरुदत्त हो, देवानंद हो, देवानंद जो कि कमर्शियल वो थे, यानी यश चोपड़ा, BR चोपड़ा, राइटर्स को बुलाते थे, ढूंढ के लाते थे। फणीश्वरनाथ रेणु कौन है, उनको लाओ, उनको लाते थे, तमाम उनको लाके यहाँ बैठालते थे, रखते थे। मेरे रिश्तेदार हैं गोपाल दास नीरज, मुझे बताते हैं कि उनको तो पकड़ के ले गए थे कि नहीं आप आइए, हम खर्चा देंगे। मेरे कजिन थे ज्ञानदेव अग्निहोत्री, मेरे फर्स्ट कजिन थे, जिनका बेटा अपूर्व अग्निहोत्री है टीवी पे। तो उनको यहाँ पे आए, उनको बासुदा ने अपने घर में रखा इतने दिन कि तुम लिखो मेरे साथ, आविष्कार लिखी और ये लिखा सब कुछ। तो पहले राइटर्स को पकड़ पकड़ के लोग लाते थे। आज मैं इतने राइटर से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ क्या तुम लोग इतने 4 साल पहले भी तुम स्ट्रगल कर रहे थे, आज भी कर रहे हो, क्या ऐसा प्रॉब्लम? लिख के इतना अच्छा हो। कहते थे प्रॉब्लम आज ये हो गया है कि एक तो हिंदी बोलते हैं तो कोई बात नहीं करता, राइटर ही नहीं मानते हैं। दूसरा, कपड़े, रहन सहन, ढंग। अब देखिए, जो यूपी बिहार से आदमी आएगा, आप जानते हैं कैसा होगा शुरू शुरू में दिखने वाला लड़का। टीचर का बेटा होगा, पोस्टमैन का बेटा होगा, गार्ड का बेटा, ज्यादा तो लोअर मिडिल क्लास का होगा, लोअर मिडिल क्लास का ही होगा सर। और मिडिल क्लास हो गया ऊपर तो इंजीनियर डॉक्टर बनने में लग जाएगा, उससे ऊपर हो गया तो करप्शन में घुस जाएगा।
तो जब वो यहाँ आते हैं उनको यहाँ तवज्जो नहीं मिलती, कोई इज्जत ही नहीं देता, कोई उनसे बात ही नहीं करता। मैं गारंटी कर सकता हूँ, नाम लेके बोल सकता हूँ ये बात कि इंडिया के कौन लीडर्स हैं आज फिल्म इंडस्ट्री के, करण जौहर, फरहान अख्तर, यश चोपड़ा, आदि चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला और 2-3 और, राजू हिरानी के अलावा मैं गारंटी, मेरा जजमेंट है ये, इनमें से कोई आदमी बिहार यूपी के किसी राइटर को अपने घुसने नहीं देगा, चौकीदारी मार के भगा देगा, ऐसा कल्चर है वहां। ओके, इंडिया के जो सबसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनका यूट्यूब में वीडियो, उनने कहा था कि अब तो बहुत फेमस डायरेक्टर हो गया वो लड़का, उनने कहा था जब ये मेरे पास आया पहली बार इंटरव्यू के लिए तो मैंने इसलिए नहीं रखा बिकॉज ही हैड नो ड्रेसिंग सेंस। वो कुर्ता पहन के आया था, कुर्ता पहनने वाला कैसे असिस्टेंट बन सकता है? ओहो, कौन थे ये? जो आप गैस कर लीजिए, नाम है उनका यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है ऐसा। उन्होंने कहा वो तो बाद में मैं मिला उससे तो मेरे को ठीक लगा तो मैंने उसको रख लिया, फिर उसके बाद उसने फिल्में डायरेक्ट की, नाउ ही इज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर हिमसेल्फ। तो जब आप इस माइंड सेट के साथ रहेंगे तो आपको यहाँ कैसी कहानियां मिलेंगी अंडरवर्ल्ड के ऊपर, दूसरी आपको कहानियां मिलेंगी लव स्टोरीज, और यही शहर की या फिल्मों से चुराई हुई, और ये वही सब कहानियां मिलती जाएंगी, दिल चाहता है ये वो, मतलब अपने आसपास की ब्रीच कैंडी, वो माइंडसेट की, या जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ये सब। आप ये देखिए, हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां ऊपर से नीचे तक आज करीब 50% ऑफ इंडिया इज अंडर सिविल अनरेस्ट। आज पेपरों में नहीं छपता है लेकिन कहीं कुछ हड़ताल चल रही है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं पे दलित मर रहे हैं, कहीं मुस्लिम मर रहा है, कहीं हिंदू मर रहा है, कहीं राम के लिए लड़ाई हो रही है, कहीं किसी, इतनी कहानियां हैं इस देश में। क्या दुर्भाग्य की बात नहीं है हमारे यहाँ कि ना हमारे पास एक अच्छी रामायण है, ना एक अच्छी महाभारत है। हमने 4 धर्मों को इजाद किया है। जीसस क्राइस्ट के ऊपर आप सिर्फ रिसर्च टाइप करिए, जीसस क्राइस्ट मूवीज 10,000 नाम आ जाते हैं, इतनी डॉक्यूमेंट्रीज और बनी है। हमारे यहाँ बुद्धा पे एक नहीं, महावीर पे एक नहीं, हमारे यहाँ हिंदुइज्म पे नहीं, इस्लाम पे, किसी सब्जेक्ट पे नहीं। हमारे यहाँ हमारे मेन जो सबसे बड़े लीडर्स हैं उनके असैसिनेशंस हुए। महात्मा गांधी को मारा गया है, इंदिरा गांधी को मारा गया है, राजीव गांधी को मारा गया, एक फिल्म नहीं है उनके ऊपर। लाल बहादुर शास्त्री की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, स्वाधीनता आंदोलन पर कोई फिल्म किसी चीज पे नहीं है सर, इमरजेंसी पे नहीं है, आप भूल जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। आज हॉलीवुड होता तो इमरजेंसी चीज पे, जिस आंधी को हम इमरजेंसी बोलते हैं वो इमरजेंसी पे जिक्र ही नहीं है। वो तो एक लव स्टोरी है, गुलजार साहब की अपनी रोमांटिक फिल्म है। समझिए, इमरजेंसी चीज दुनिया के किसी भी एक अच्छे देश में हो जाए, इटली में, फ्रांस में, अमेरिका में, तो कम से कम वो 1000 फिल्में बना दो। ज्यादा बोल रहा हूँ पर कम से कम 10-15 फिल्में तो बना ही डालेंगे। नहीं, इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इंडिया पार्टिसिपेशन है, जो फिल्में बन रही हैं विदेशों से आ रही हैं, वैसी फिल्में भी अगर कोई बनाना शुरू करे, कितने सारे सैनिक थे जो गए और इतना काम कर सकते हैं, पर हम किसी सब्जेक्ट में बनाते नहीं। फिर ऑडियंस को गाली देते हैं हम लोग कि ऑडियंस देखती नहीं। हाँ, ऑडियंस नहीं देखती है, आप शुरू में 3-4 बार दिखाओगे तो नहीं देखेगी, पर क्यों? आमिर की फिल्में देखने की आदत पड़ गई उनको। कैसे पड़ी उन्हें आदत? सही है। कैसे दंगल जैसी फिल्म उन्होंने देखी जिसमें कोई हीरो ही नहीं है, जिसमें कोई लव स्टोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लोग जो है, ऑडियंस देखती है, उसे आदत लग जाती है जी। आप कोई भी चीज नहीं आती है मार्केट में, उसको प्रमोट करते हैं, थोड़े दिन बाद आप भी उसे यूज करने लगते हैं। पतंजलि पहले दिन थोड़ी लोग यूज कर रहे थे, उनने भी मार मार के घुसा ही लिया अपने को, आज वो बन गए। तो लाइक दैट आई थिंक फिल्मों में भी जो लीडर्स हैं इंडस्ट्री के, अगर मैं क्यों नहीं, यशराज अगर समझिए 25 फिल्में साल में या 10 जितनी भी बनाते होंगे, तो क्यों नहीं 1-2 फिल्म ऐसी बना सकते हैं जो कि इंडियन सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो देश है हमारा। अब आ रहा है सर, दबाव में, प्रेशर में जो भी झुक रहे हैं वो थोड़ा सा। कौन सी फिल्म बनाई? दम लगा के ऐसा कह रहे हैं थोड़ा सा। दम वो एक लोकल कहानी है, वो देश की कहानी है। यानी ऐसा है कि आपने अपनी सारी जिंदगी कोई फल नहीं खाया और आप सिर्फ नमक और प्याज खाते रहे, और एक दिन अगर आपसे बताया कि नहीं फल बहुत है, आपने एक खाली देखिए हम तो फल खाते हैं, तो आपको खाना पहले भी चाहिए था, आप खा नहीं रहे थे। तो वो दम लगा के हैसा जैसी फिल्में तो हमारे हमेशा से बनती आई है, कोई नई बात कर दी आपने, इनके पिताजी ही बनाते थे, तो आपने ऐसा कौन सा नया तीर मारा। लेकिन जब आप देश से, आपको अगर यहाँ से इटली जाना हो अजय जी, या आपको चेकोस्लोवाकिया जाना हो, आप कुछ नहीं जानते उस शहर के, देश के बारे में, और आपके पास इंटरनेट भी नहीं है, तो आप क्या वहाँ की 5 फिल्में उठा लीजिए, नहीं वहाँ का सारा कल्चर पता चल जाएगा, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या रिलेशनशिप है। हमारी 5 फिल्में उठा लें तो क्या सीखेंगे लोग? लंदन में क्या होता है, न्यूयॉर्क में क्या होता है, हिंदुस्तान के बारे में क्या सीखेंगे? लेकिन ये इधर हुआ, मतलब आप देखें कि 60s में, इवन 70s तक भारत की फिल्में बन रही थी, 70s, लेट 70s, हाँ, वहां तक बन रही थी। उसके बाद से नाम ले ना ले, प्री शाहरुख खान एंड पोस्ट शाहरुख खान, ऐसा आप डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। प्री शाहरुख खान, पोस्ट शाहरुख, या लेट अमिताभ बच्चन भी फिल्में अलग हुई हैं। हाँ, वो शाहरुख खान आई गए थे ऑलमोस्ट। तो उसमें क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, देखिए शाहरुख वगैरह का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है, इनने राइटर को मार डाला, राइट।
बच्चन साहब वगैरह के वक्त, बच्चन साहब लास्ट का मुझे पता नहीं है, पर बच्चन साहब वगैरह बोलते तो हमेशा ही कि मैं जो हूँ राइटर्स के कारण हूँ। हाँ, वो तो हमेशा आज भी। और आप इतना इंटरव्यू लेते हैं, आप थोड़े 80s के पहले वाले एक्टरों से मिलिए तो हमेशा बोलते हैं देखो मैं स्क्रिप्ट से बड़ा तो मैं हो नहीं पाऊंगा, वो सिर्फ अपने कैरेक्टर की बात करते रहे। सही सही सही। लेकिन आप आज के एक्टरों से मिलिए, वो हमेशा स्क्रिप्ट से बड़ा होना चाहते हैं। सारे एक्टर ये यंग में, कौन इनसे जाके बात करे। सही 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 सही। तो ये समस्या तो है, ये समस्या है। अब हम आपके जो अभी आप जहाँ इंगेज हैं अभी और जो काम कर रहे हैं, शास्त्री जी का ख्याल कैसे आया कि इन पर एक फिल्म बननी चाहिए? मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, जिंदगी में कभी मुझे शास्त्री जी का ख्याल नहीं आया, सिर्फ सिवाय इसके कि मेरे पिताजी संडे को व्रत रखते थे। मैंने पूछा क्यों रखते हो भाई, तो कहते नहीं शास्त्री जी ने बोला था इसलिए रखते हैं, और मरते 95 साल की उम्र तक रखते रहे। इसके अलावा मेरा शास्त्री जी से कोई कनेक्शन नहीं था। 3-4 साल पहले मेरे भी बच्चे बड़े हुए, कहते हैं ना चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो सिखा देते हैं बच्चे सब। तो बच्चे बड़े हुए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इन बच्चों को यही नहीं पता था कि 2 अक्टूबर को शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है, क्योंकि वो जा रहे थे अपने स्कूल में। तो क्या मैंने क्यों आज क्यों जा रहा है, तो छुट्टी है कि नहीं, आज हमारे यहाँ गांधी पे कोई डिबेट है या कुछ है। मैंने कहा क्यों आज जा रहे, 2 अक्टूबर है। अच्छा तो क्या, तो तुम्हें पता है ना आज का दिन क्या? हाँ, गांधी के बारे में उन्होंने बोला। मैंने कहा आज लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। कहते ये कौन है? सर कैन यू बिलीव इट, हमारी एक बहुत अवेयर, पॉलिटिकली अवेयर, एजुकेटेड फैमिली, अगर इसके बाद मेरे बच्चे ही बोलते हैं, तो वो पहला इंसिडेंट था। तो मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा। उसके मैंने उसी दिन सेम डे इसी कॉन्वर्सेशन के बाद दोपहर में ट्वीट किया। मैंने कहा इट्स सो अनफॉर्चुनेट माय किड्स डोंट नो अबाउट लाल बहादुर शास्त्री एंड डीप रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज हिज कंट्रीब्यूशन इन दैट शॉर्ट पीरियड एज प्राइम मिनिस्टर वाज इमेंस। तो उनको मेरी श्रद्धांजलि। बस बहुत छोटा सा ट्वीट था, जैसे फॉर्मल लिख देते कि भाई ये चले गए, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आप यकीन नहीं करेंगे, वो रखा हुआ है, मैं सेव किया क्योंकि जब फिल्म रिलीज होगी मैं उसको यूज करूंगा। उसके हजारों में रिस्पॉन्स आया, व्हाई डोंट यू मेक अ फिल्म ऑन हिज डेथ इन ताशकंद, व्हाई डोंट यू मेक इट। हर आदमी ये लिख रहा था। मैंने कहा क्या भाई इतना बड़ा इशू है कि ये 1000 में लिख रहे हैं लोग। तो फिर मेरा असिस्टेंट, मैंने जरा थोड़ा रिसर्चेस करो, मैं इसमें बिलीव बिल्कुल नहीं करता हूँ। कई लोग कहते हैं 9/11 सरकार ने किया है, कोई ये थ्योरी, कोई वो कॉन्स्पिरेसी, इसको धक्का मार दिया ट्रेन से, उसको मरवा दिया। मैंने ऐसा होता नहीं है, बिकॉज वी हैव लिव्ड अ सेफ गार्डेड लाइफ, तो हमने कभी देखी नहीं ऐसी चीज। फिर धीरे धीरे जब रिसर्च करते 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 एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि इसमें बहुत डिस्क्रिपेंसीज है। मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं उन्हें हार्ट अटैक हुआ हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हार्ट अटैक हुआ इतनी सिंपल सी बात थी तो इतनी डिस्क्रिपेंसीज क्यों है? एक नहीं, कम से कम इतने प्रॉब्लम्स हैं उनकी डेथ से रिलेटेड, चाहे कम्युनिकेशन के हैं या रिकॉर्ड्स के हैं, कि कहीं ना कहीं अगर आप एक रैशनल आदमी हैं तो आपको यकीन आएगा कि नहीं, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एड्रेस किया जाना चाहिए। तो लोग समझते मेरी फिल्म शास्त्री जी के बारे में, मेरी फिल्म है राइट टू ट्रूथ। मुझे ये लगा कि इस देश में राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फूड, हम ये सब बकवास करते रहते हैं, पर डेमोक्रेसी तो फंडामेंटल फर्स्ट प्रिंसिपल है राइट टू ट्रूथ। समझिए, से फॉर एग्जांपल ये एक बोतल है, मैं कहता हूं ये ग्लास है, आप कहते हैं ये बोतल है। अब हम दोनों जाएंगे कोर्ट में तो आपकी सारी लिबर्टी और जस्टिस धरी की धरी रह जाएगी अगर आपके पास ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ मतलब ये कहीं भेजी जाएगी लैब में और वो साबित करेंगे कि जी ये बोतल है, ये तो ग्लास नहीं है। इस आदमी ने ये बोला था कि नहीं बोला था, इसका वक्तव्य है कि नहीं, कि मैंने बोल दिया इसने ऐसा बोला था और आपने उसे गोली मार दी। तो सबसे पहला जो राइट है डेमोक्रेसी में एक सिटीजन का, वो है ट्रूथ। और चूंकि हम एज सिटीजन, उसी के बाद लिबर्टी और जस्टिस का कॉन्सेप्ट। जस्टिस तो ट्रूथ के बगैर हो ही नहीं सकती, कैसे हो सकती है? और लिबर्टी नहीं हो सकती। मैंने अगर आपको ये बोला कि भाई तुम इतना बोल सकते हो, इतना नहीं बोल सकते, तुम ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, ये यही दुनिया है। अगर मैंने आपको झूठ बोल दिया और कहा यही तुम्हारी लिबर्टी है, तो लिबर्टी तो हुई नहीं, है ना, वो तो कंट्रोल लिबर्टी हो गई। तो ये फिल्म की जो थीम है मेरी, वो है राइट टू ट्रूथ। कि हमारे यहाँ 70 साल में आम आदमी को सच बोलने की और सच सुनने की आदत छूट गई। आज अगर आपके सामने सच खड़ा हो जाएगा तो आपको झूठ लगेगा। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। हजारों स्कैम हुए हैं, असैसिनेशंस हुए हैं, कंट्रोवर्सीज हुई हैं, स्कैंडल्स हुए हैं, एक का भी कंक्लूसिव जवाब इस देश के पास नहीं है, एक का भी। सही बात है। तो ये चीज मेरे को काफी ट्रबल कर, तो दैट्स द फिल्म, दैट्स मेरी फिल्म उस बारे में। तो जैसा कि संकेत है कि बायोपिक नहीं है ये। नहीं, ये फिल्म बायोपिक नहीं है, पर ये फिल्म, इसका नाम ही ताशकंद फाइल है। तो उस वक्त में जो शास्त्री जी के जो डेथ हुई, उससे जुड़ी जितनी सर्कमस्टेंस, उसमें पॉलिटिक्स आती ही है, कई चीजें निकल के आएंगी, पर ये सिर्फ उसका एक इन्वेस्टिगेशन है। मैं इसको इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर,
तो इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू लोग किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कम से कम 10-12 कंट्रोवर्सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। मैं हर एक को प्रोब कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि एक ही साइड है जो डॉक्यूमेंटेड गवर्नमेंट का। और मैंने इसके लिए हमने करीब 23 RTIs फाइल की खुद मैंने। या हम ऐसे नहीं घुसे, हम 2.5 साल से काम कर रहे हैं। हमने RTIs फाइल की, हमने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि मैं इसको एज अ फिल्म मेकर नहीं, मैं इसको एज अ सिटीजन अप्रोच किया इसको मैंने। मैं उस हर व्यक्ति से मिला, हर जगह गया। एक बार तो मेरे पास पैसे की थोड़ी तंगी चल रही थी, मुझे दिल्ली जाना था, 5-6 दिन वहाँ रुकना था, ये सब रुकना था, तो मैं सबसे सस्ती ट्रेन से गया वहाँ जाइए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 20-30 साल बाद चढ़ा, पर मुझे इतना आनंद आया कि इतना टाइम करना। और मैं सबसे सस्ते होटल में रुका जाके वहाँ पे पहाड़गंज और 2-2.5 रुपए के होटल में रुका मैं। हालांकि कई लोग कहेंगे 2.5 भी बहुत होता है, पर फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हिसाब से 2000 का होटल में ऐसा नहीं है। मुझे कुछ शुरू के 1-2 दिन कष्ट, पर मैं कह रहा हूँ मैंने इतना भी किया इसके लिए कि मैं कहा कि जो भी होगा करेंगे। तो मैं कई साल से काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, और मैंने सारा कहा कि ये जो फैला हुआ है शास्त्री से रिलेटेड, इस सबको जोड़ के एक जगह लाया जाए। कल को अगर मेरा बच्चा जब बड़ा और उसका बच्चा उससे पूछे शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था, तो ये बोले कि मुझे नहीं पता बेटा क्या हुआ था, ये फिल्म देख लो, इसमें सब कुछ है। तो अभी लेकिन जिस तरह संवेदनशील माहौल है और कोई भी आपत्ति खड़ी कर देता है शास्त्री जैसे अरे अभी तो हमने परसों सॉल्व किया पद्मावती का, मैं सेंसर में CBSE में 1.5 महीने से लगे थे हम सॉल्व किया। तो वो भी एक आशंका होगी या बहुत पहले से सावधानी बरती जा रही होगी कि भाई ये बचा के रखो, ये ऐसा ना होना चाहिए, या कहीं कोई सवाल ना उठ जाए, और सेंसिटिव मामला है, आप खुद भी कह रहे हैं। इसके लिए मैंने तो एक तो अप्रोच क्या होगा, दूसरा शास्त्री परिवार से कितना समर्थन मिल पा रहा है आपको? देखिए, शास्त्री परिवार से ही शुरुआत हुई थी इसकी। मैं सबसे पहले उन्हीं को मैंने कांटेक्ट किया, उनसे बातचीट चालू की। हुआ क्या कि जब मैंने ट्विटर में लिखा कि मैं देयर इज वेरी लिटिल मटेरियल अवेलेबल ऑन शास्त्री, सो इन पीपल डू क्राउड सोर्सिंग फॉर मनी, आई एम डूइंग क्राउड सोर्सिंग फॉर आइडियाज। मैंने वो ट्वीट किया था, मैंने कहा इसमें नाम हम सजेस्ट करिए, और मैंने ईमेल ID दिया कि आप इसमें जो भी आइडिया भेजिए। देखिए 80-90% तो लोग कुछ भी दिल से कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें निकली। और उसमें एक उनकी पोतियां नातिन है, उनकी बेटे, उनकी पोतियां 2 हैं। उनने मुझे लिखा कि बताइए हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो वहां से सिलसिला, तो मैं सब परिवार के साथ मिला ही हूँ, सबसे बातचीत चली रही है मेरी कई दिनों से बहुत। अब तो सारे डिटेल में भी 30-31 को शास्त्री मेमोरियल में भी बहुत था। तो शास्त्री जी पे बहुत मटेरियल अवेलेबल नहीं, तो आई थॉट कि लेट मी पुट इट टुगेदर। और जहां तक संवेदनशील माहौल की आप बात कर रहे हैं, एक चीज मैंने डिसाइड करी कि जहां पे भी उनकी डेथ से रिलेटेड बात है और जो भी है, आई विल यूज ओनली दैट इंफॉर्मेशन विच इज ऑथेंटिकेटेड बाय समबडी और दी अदर, राइट? ऐसा नहीं कि आपने एक ब्लॉग लिख दिया और मैंने उसको उठा लिया। तो आई एम गोइंग विद व्हाट पार्लियामेंट हैज डन, व्हाट RTI हैज रिप्लाइड, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स इन मॉस्को, एंड व्हाट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड बाय रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट। जैसे आप हैं, अगर आप फिल्म के बारे में लिखते हैं तो आप इररिस्पॉन्सिबल चीज तो लिखेंगे नहीं, और एक बार लिख देंगे हमेशा नहीं। तो मैंने उन लोगों की जो बुक्स हैव बीन माय बेस्ट थिंग। बुक है तो मैं कोट कर सकता हूँ, कहीं कहाँ से उठाया मैं कहूँगा भाई ये लीजिए कुलदीप नायर ने बोला है साहब, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और मैं फिल्म में भी बोल रहा हूँ कुलदीप नायर साहब ने बोला है, और मैं बुक दिखा के बोल रहा हूँ। तो मेरे को कोई डर नहीं कि मुझसे कोई बोले कि आपका जजमेंट है, मेरा कोई जजमेंट ही नहीं है इस फिल्म में, जो अवेलेबल है मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी है उनके पास जो अब तक सीक्रेटली रखा गया हो, USA तब का रसिया और आज के भारत में? देखिए, अब फिल्म में कुछ चीज ऐसी दिखाने वाला हूँ मैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है ना। तो मैं नहीं कहूँगा धमाकेदार, पर एक ऐसी चीज शर्म से डूब मरना चाहिए इस देश के सारे जो लोग पावर में रहे 50, 60, 70, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और हम लोगों ने उसको इस तरह से इग्नोर कर दिया जैसा हमें कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, कई बार आप शादी में, मुझे एक बार एक किसी पार्टी में कोई मिला था, ऐसा डांस कर रहा था बंदा, मैंने कहा यार तुम बड़े कमाल का, और ऐसी लाइफ तो मैंने लाइफ में देखी नहीं है। तो जब वो बोल के निकल गया वहां से, तो मुझे किसी ने बोला प्लीज ऐसा मत बोलिए उन्हें। मैंने क्यों? कहते हैं अभी सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल डिजीज एंड आई थिंक इज मैक्सिमम विल सर्वाइव फॉर 6 to 9 months। मैंने उसको देख के लगता ही नहीं जैसे इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकन तक नहीं है। उसका एग्जाम्पल याद आता है। मैं देखता हूँ हमारी सरकारें ऐसे चली, शिकन ही नहीं है, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, मर गए जिंदा है क्या फर्क पड़ता है। तो हमने एक बहुत बड़ा इतिहास का एक चैप्टर डिलीट ही कर दिया अपने से।
और वो चैप्टर ऑथेंटिकेटेड आई एम गोइंग टू प्रिंट इन दिस। ऐसा कुछ क्या नेहरू गांधी डायनेस्टी की वजह से तो हुआ उनसे मेरा है? कोई मेरे को उनसे मतलब ही नहीं है। मैं इतने छोटे लेवल पे इस फिल्म को बनाना भी नहीं चाहता हूँ। देखो इंदिरा गांधी ने कर दिया, इसने ये कर दिया, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उससे बढ़ के बड़ी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि एक सिटीजन का जो राइट है वो उसको मिलना चाहिए। तो दैट्स व्हाट वी। जी जी, आपके म्यूजिक डायरेक्टर भी आ गए, रोहित शर्मा जी। हाँ, रोहित और हम सिटिंग कर रहे हैं अभी इस फिल्म के म्यूजिक के लिए। एंड बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर है भाई। राहुल सिंह कोई हैं, वो पूछ रहे हैं कि अप्रोच तो ऑनेस्ट लग रही है, पर्सपेक्टिव की समझ की भी तगड़ी है, कंसर्न और कमिटमेंट प्रशंसनीय है। वेलकम विवेक जी, इंतजार रहेगा। चलिए, धन्यवाद बहुत राहुल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और एक गीता श्री लेखिका हैं, हिंदी में लिखती हैं काफ़ी अच्छा। अभी उनका नॉवेल आया है हसीनाबाद। अच्छा, बड़ा अच्छा नाम है, वाह, तो बहुत अच्छा नाम है। उन्होंने तारीफ की कि मेरी तरह ही ये दिख रहे हैं, साफ बोलने वाले। हाँ, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी अपनी छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं दी हैं और देख काफ़ी लोग रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको शुभकामनाएं कि आप इसमें कामयाब हो। फिल्म तो बना ही रहे हैं और फिल्म कामयाबी की हद तक पहुंचे। हाँ, चलिए, आपने बहुत अच्छा शब्द इसका इस्तेमाल किया, कामयाब। वरना मुझे जनरली जो जर्नलिस्ट मिलते हैं कहते हैं कि वी विश दैट यू डू 100 करोड़। तो आपने ऐसा तो नहीं बोला, क्योंकि मैं उस 100 करोड़ की रेस में नहीं होती है। देखिए, ये फिल्म की आर्काइव वैल्यू, हाँ, बिल्कुल। कुछ चीजें R&D के लिए करनी चाहिए। जैसे उनने कई लोगों ने बनाई है फिल्में इस सब्जेक्ट पे, और मुझे बड़ी खुशी, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लाइव इस तरह से कर रहे हैं इंस्टेंटली। और अजय जी, कीप डूइंग गुड वर्क बस। जी जी, नहीं, हम लोग मिलते रहेंगे और बाद में भी बातें करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।